हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो डेली टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है उसका आज 36वां टेस्ट है। आज के इस टेस्ट में हम यूनिट नंबर 5 के टॉपिक प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा है और थोड़ा टेक्निकल भी है, इसलिए हम इसे दो भागों में बांट करके देखेंगे। दोस्तों, आज के इस टेस्ट में अपने कुल 20 प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, ये हमारी 5वीं यूनिट है जिसे हम देख रहे हैं। तो इसमें देखिएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे टॉपिक अपने देख चुके हैं। अभी अपने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को देखेंगे। इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका पूरा लेक्चर भी अवेलेबल है। पूरे लेक्चर का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के देख सकते हैं। अन्यथा आपको आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा सामाजिक अध्ययन का, तो वहां जाकर के भी आप पूरा लेक्चर देख सकते हैं। आप किसी किताब से भी पढ़ सकते हैं, जहां से भी पढ़ें, लेकिन जब भी आप यहां पर टेस्ट को करने के लिए आएँ तो उससे पहले उस टॉपिक को पढ़ लिया करें। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो कौन सा है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्न कथनों में से सही है। कुछ कथन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ ध्यान देना, हमेशा किसके बारे में पूछ रहा है? सही के बारे में पूछ रहा है, यानी एक सही है, बाकी सारे गलत हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। दोस्तों, क्या होगा इनमें से सही? तो यहाँ जो सही आंसर है वो है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। दोस्तों, यानी ये तथ्य है वो बिल्कुल सही है, बाकी सारे हमारे क्या हैं? गलत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता नहीं होता, वास्तविक नेता वही होता है। तो यही सही माना जाएगा। देखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 74(1) की अपनी बात करते हैं। तो 74(1) क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या कहा हमने कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो कौन होगा? वो होगा प्रधानमंत्री। और वो ऐसे अनिवार्यतः व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो उस दल का नेता है जिसका लोकसभा में बहुमत है। यानी प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया जाता है? बहुमत दल का जो नेता है उसे नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री किसका नेता होगा? बहुमत दल का नेता होगा, या फिर ऐसा व्यक्ति होगा जिसको अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है और वो लोकसभा का विश्वास जीत सकता है। दोस्तों, अन्य जो भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर ही नियुक्त किए जाते हैं। अन्य जो भी मंत्री हैं इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, तो इसीलिए प्रधानमंत्री देखिए व्यवहार में किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। हमने कहा व्यवहार में, वैसे तो राष्ट्रपति करता है लेकिन राष्ट्रपति के माध्यम से ही होता है सारा कार्य। प्रधानमंत्री जो है व्यवहार के अंदर किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यवहार में प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा हमारा प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या फिर नियुक्त होता है? दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत बार पूछा भी गया है। दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा नियुक्त, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, ये शब्दों का ही खेल है, शब्दों के कारण ही यहाँ पर आंसर गलत होने की संभावना रहती है। दोस्तों, तो जैसा संविधान में कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग अपने देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। दोस्तों, बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारत का प्रधानमंत्री मुखिया होता है। किसका मुखिया होता है? राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य और केंद्र सरकार दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों 2 नंबर, यानी कि केंद्र सरकार का वो मुखिया होता है। वापस याद कीजिएगा आर्टिकल 74(1) को। ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। दोस्तों, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। और ये सामान्यतः हम किसकी बात कर रहे हैं? सामान्यतः जो है लोकसभा में जिसको बहुमत मिलता है उसी का नेता होता है। लोकसभा में बहुमत वाले
दल का नेता होता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का उल्लेख किया गया है? हमें बताना है इनमें से किसके उत्तरदायित्वों का जो उल्लेख है वो उस आर्टिकल 78 में किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष का, राज्यसभा के सभापति का, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, या फिर प्रधानमंत्री का? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के दायित्वों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है आर्टिकल 78 में। और क्या कहा गया है देखिएगा, अगर अपने पहले दायित्व की बात करें तो संघ के कार्यकलाप, संघ के जो भी कार्यकलाप है, प्रशासन है, उससे संबंधी या फिर विधान विषयक संबंधी जो भी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय होंगे वो सूचित करेगा राष्ट्रपति को। यानी क्या कहा गया है, पहला जो उसका कार्य है, कर्तव्य है कि संघ के कार्यकलाप, प्रशासन, विधान विषयक जो भी कार्य किए जाते हैं, मंत्रिपरिषद के सारे विनिश्चय जो हैं उनकी सूचना जो है वो राष्ट्रपति को देगा। दूसरे कार्य की बात करें, दूसरा कार्य आता है संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं के विषय में राष्ट्रपति मांगेगा तो वो देगा। राष्ट्रपति अगर मांगता है तो उसको देना पड़ेगा। तीसरा या गय के रूप में अपने देखें, किसी भी विषय पर जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है, क्या कह रहे हैं, किसी भी ऐसे विषय पर जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है। किसने विचार नहीं किया है? मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, तो राष्ट्रपति के द्वारा अपेक्षा करने पर वह उसे परिषद के समक्ष विचार के लिए रखेगा। तीन बातें यहाँ मुख्य हैं। एक तो कि जो भी कार्यकलाप है, यहाँ इन शॉर्ट आप इसको याद रखिएगा, जो भी कार्यकलाप है उसकी सूचना राष्ट्रपति को देगा। दूसरा कि इन कार्यकलापों की सूचना राष्ट्रपति द्वारा मांगने पर देगा। तीसरा जो हमने बात की है, किसी ऐसे विषय पर जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय दे दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उसे मंत्रिपरिषद के सामने रखेगा। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। पांचवा हमारा प्रश्न है, कैबिनेट से क्या अभिप्राय है? दोस्तों शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, या फिर राज्य मंत्रीगण। ये कैबिनेट जो शब्द है इसका अर्थ हमें बताना है, इसमें कौन से मंत्री शामिल होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को ही अपने मंत्रिमंडल भी कहते हैं। देखिएगा, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दो होते हैं दोस्तों। अगर अपने मंत्रिमंडल की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री सहित जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे वो सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। अगर अपने बात करें मंत्रिपरिषद की, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं दोस्तों। अगर अपने बात करें मंत्रिपरिषद की तो इसमें देखिएगा पीएम तो होगा ही होगा, पीएम के साथ कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री प्लस के अंदर और कौन से आ जाएंगे, राज्य मंत्री और उप मंत्री जो हैं ये सारे इसमें शामिल होते हैं दोस्तों। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो कौन सा होता है, मंत्रिमंडल होता है, सारे विनिश्चय यही किया करता है दोस्तों। अगर हम कहें मंत्रिमंडल जो शब्द है वो कहाँ पर है संविधान के अंदर, तो इसका सिर्फ 352 जो आपातकाल वाला अनुच्छेद है वहाँ पर इसका वर्णन किया गया है, 2 बार इसको उल्लेखित किया गया है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है छठा प्रश्न, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? हमें ये बताना है कि वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके पास होती है, संसद के पास में, प्रधानमंत्री के पास में, राष्ट्रपति के पास में, या फिर नौकरशाही के पास में? किसके पास में होती है दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है प्रधानमंत्री। देखिएगा, संसदीय शासन जो भी होता है तो उसमें 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक नाम मात्र की कार्यपालिका। जो हमारी संसदीय व्यवस्था है उसके अंदर देखिएगा नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वो किसके पास में है, वो राष्ट्रपति के पास में होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति के पास में होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वास्तविक किसके पास में होती है, तो वास्तविक जो है वो प्रधानमंत्री के पास में होती है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में जो भी प्रावधान है वो आर्टिकल 75 में आपको देखने को मिल जाएंगे। और वैसे भी प्रधानमंत्री का जो पद है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखा होगा आपने, न्यूज़ देखते हो, अखबार देखते हो,
और आजकल तो इंटरनेट पे भी खूब सारी न्यूज़ आती है, तो कहीं पर आपको राष्ट्रपति का नाम नहीं मिलेगा। ज़्यादा किसका नाम आता है, पीएम का आता है या फिर राष्ट्रपति का आता है। बार बार संदेश किसके आते हैं, राष्ट्रपति के आते हैं या पीएम के आते हैं। तो देखिएगा, इसीलिए हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री ही वास्तविक जो है प्रमुख होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 7वां हमारा प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा। यहाँ ऑप्शन है हमारे पास में, वे अविश्वास के प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर इसका जो सही आंसर होगा वो है, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। दोस्तों ये इसका सही आंसर होगा। देखिएगा दोस्तों, हमने क्या कहा, प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का, संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा और एक राज्यसभा। ये उच्च होता है और ये निम्न सदन होता है। अब देखिएगा दोस्तों, बात क्या है कि जो प्रधानमंत्री है वो कौन बन सकता है, इनमें से किसी का भी सदस्य हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, इनसे बाहर का भी हो सकता है दोस्तों, उसको नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर अंदर जो है इनकी सदस्यता लेनी पड़ती है दोस्तों, तभी वो प्रधानमंत्री रह सकता है। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई भी ऐसा सदस्य हो, हम किसकी बात कर रहे हैं, देखिए जरूरी नहीं है प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई भी ऐसा सदस्य हो जो किसी भी सदन का सदस्य है, तो लोकसभा है या फिर देखिए राज्यसभा का है, तो वहाँ पर वो बोल सकता है, मतदान कर सकता है। हमने कहा लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा में वो बोल भी सकता है, मतदान भी कर सकता है, राज्यसभा का है तो राज्यसभा में बोल सकता है, वहाँ पर मतदान भी कर सकता है, लेकिन जिस सदन का वह सदस्य नहीं है वहाँ पर बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है। देखिएगा, जैसे राज्यसभा का कोई व्यक्ति है, कोई सांसद है, उसको मंत्री बना दिया गया, अब वो लोकसभा में बोल तो सकता है, हमने कहा वो लोकसभा में बोल तो सकता है लेकिन वहाँ पर मतदान में भाग नहीं ले सकता है। ऐसे ही अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु जब लाया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाएगा लोकसभा के अंदर, तो वो लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यहाँ पर यही बात आती है कि यहाँ पर ये बोल तो सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 8वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न प्रावधानों में से हमें बताना है कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है। कौन से हैं ऑप्शन, आर्टिकल 70, आर्टिकल 72, 74 और 75, इनमें से कौन से में है दोस्तों, जिसमें देखिएगा बात की गई है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति को और उसको हटाने का। तो इसका जो सही आंसर है वो है 75 के अंदर ये बात की गई है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा 75(1) क्या कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है दोस्तों। 75(2) क्या कहता है, 75(2) कहता है कि ये सारे जो हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ये दोनों आर्टिकल आपको अच्छे से याद रखने हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न के। 9वां हमारा प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो कहाँ पर हुआ है दोस्तों, हमें ये बताना है। अनुच्छेद 352 में, 74 में, 356 में या फिर 76 में दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है अनुच्छेद 352 के अंदर जो है इसका प्रयोग हुआ है दोस्तों। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में ही किया गया है दोस्तों। और उसके अनुसार देखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तभी करेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में सूचित करता है। किस रूप में, लिखित रूप के अंदर देखिएगा वो संसूचित करता है, तभी जो है आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 352(3) के अंदर मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग है वो 2 बार किया गया है दोस्तों। कितनी बार किया गया है, 2 बार किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो हमारा 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। कौन होता है, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति, कौन होता है दोस्तों। बड़ा आसान सा प्रश्न है। इसका जो सही आंसर है वो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 11वां हमारा प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए।
21 वर्ष है, 25 वर्ष है, 30 वर्ष है या फिर 35 वर्ष है दोस्तों? क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? बड़ा अच्छा प्रश्न है। हमें ये ध्यान रखना है कि न्यूनतम आयु कितनी है, कितनी कम से कम कितनी आयु के अंदर व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 25 वर्ष। तो ये किस प्रकार से होगा दोस्तों? आर्टिकल 75(1) की बात करें तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ये अभी तक हमें याद हो चुका होगा। और वो जो व्यक्ति है वो क्या होना चाहिए? संसद का सदस्य होना चाहिए। अब संसद का सदस्य यानी या तो राज्यसभा का सदस्य हो सकता है या फिर लोकसभा का सदस्य हो सकता है, दोनों में से किसी का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर 6 माह के अंदर उसे बन जाना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे 6 माह के लिए बन जाना चाहिए। और यहाँ अब ध्यान देने की बात है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। अब देखिएगा, अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तब वो प्रधानमंत्री बनता है, तब तो न्यूनतम कितनी होगी? 30 होगी। अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़के आता है तो 25 वर्ष होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि कम से कम कितनी होगी? इन दोनों में से कम कौन सी है? 25 है। यानी मिनिमम जो है वो लोकसभा का सदस्य बनता है, सांसद बनता है, और तो वो 25 वर्ष की आयु में बन सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 25 वर्ष होगा दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन कब हुआ था? हमें बताना है कब हुआ, कैसे हुआ। मूल संविधान में ही था, 44वें संविधान संशोधन से हुआ था, 85वें संविधान संशोधन से हुआ था, या संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था? क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था दोस्तों। ये किसी भी आर्टिकल में नहीं है, यानी उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख जो है वो संविधान में नहीं है, कहीं भी नहीं किया गया है। इसलिए ये पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है। असंवैधानिक नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं गैर संवैधानिक, यानी संविधान से हटकर की है दोस्तों। ये कुछ एक राजनीतिक बाध्यताएं थी मंत्रियों को, देखिए खुश करने के लिए ही कह सकते हैं अपने इस प्रकार के पद। जो देखिए उप मुख्यमंत्री हैं, अभी आप देख भी रहे होंगे राजनीति में, तो इसीलिए इन पदों का सृजन किया जाता है। तो ये एक गैर संवैधानिक पद है और इसका जो निर्माण हुआ है वो संविधान के प्रावधानों से हट करके हुआ है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है 13वां प्रश्न। क्या पूछ रहा है? प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, या लोकसभा में बहुमत पार्टी के द्वारा नामित किया जाता है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है। इसका सबसे अच्छा और सबसे सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर यही प्रश्न है तो इसका सबसे अच्छा और सबसे सही आंसर होगा कि इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी देखिए जरूरी नहीं है दोस्तों। यहाँ हम देखेंगे, याद रखना पड़ेगा अपने को, आर्टिकल 75(1) क्या कहता है? प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों। सामान्यतः वो क्या करता है? सामान्यतः अपने अगर बात करें, जो बहुमत दल का नेता है, जो बहुमत दल का नेता है, बहुमत जिस पार्टी को बहुमत मिला है उसके द्वारा नामित व्यक्ति वो संसद का सदस्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अगर लोकसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो तो ये डिपेंड करता है पूरी तरह से राष्ट्रपति के ऊपर कि वो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। हमने कहा देखिएगा बहुमत दल का नेता है जो है, यहाँ बात विशेषतः लोकसभा की रहेगी। अगर उसको बहुमत मिला हुआ है तो बहुमत दल के द्वारा नामित व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त कर देगा। अगर बहुमत दल किसी भी पार्टी को नहीं मिला है, बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला, तो ये डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इसलिए इसमें से सबसे सही और सबसे अच्छा आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 14वां हमारा प्रश्न है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है क्या? 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह या फिर 1 माह के लिए? कब तक रह सकता है दोस्तों कब तक रह सकता है? तो यहाँ इस प्रश्न का जो सबसे अच्छा और सबसे सही आंसर है वो है हमारा 6 माह। 6 माह तक रह सकता है दोस्तों। पीछे भी हमने बात की थी कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और वो अपने सहयोग के लिए सहयोगी मंत्रियों की नियुक्ति करता है दोस्तों। और ऐसे व्यक्ति को चुनने का अधिकार भी उसके साथ में है जो उसके साथ में मिल करके कार्य कर सके। इसमें वह स्वविवेक का ही प्रयोग करता है।
वह चाहे तो संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर अंदर सदस्य बनना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, आर्टिकल 75 अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, यानी 6 माह के अंदर वो सदस्यता नहीं ले पाता है, तो उसका मंत्री पद जो है वो समाप्त हो जाएगा, मंत्रिपरिषद से उसे मुक्त होना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो कितने समय तक रह सकता है केंद्रीय मंत्री, वो 6 माह तक रह सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 15वां हमारा प्रश्न है, भारत की संसद के शब्द में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, हमें बताना है सही नहीं है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। कौन सा सही है दोस्तों? यहाँ हमें बताना है इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है, यानी यहाँ भी आपको ध्यान देना है भारत की संसद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी 3 कथन सही हैं, 1 सही नहीं है, और वही हमारा आंसर होगा दोस्तों। संसदीय प्रणाली तो है, संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, फिर है मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात हमारी सही नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य उच्च सदन का भी हो सकता है। ये देखिए, जरूरी नहीं है कि वो निम्न सदन यानी लोकसभा का ही हो। ये सही नहीं है दोस्तों, इसलिए इस प्रश्न का सबसे अच्छा और सबसे सही आंसर क्या होगा? यही होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, कभी भी आंसर निकालते समय हमें विकल्पों पर विचार करना होगा। हो सकता है कई बार इस प्रकार के प्रश्न आ जाए जहाँ पर विकल्प में 2 आंसर बनते हो, तो वहां पर आप देखेंगे बिल्कुल ही गलत कौन सा है दोस्तों। अगर उसके बाद में भी ये होता है कि 2 आंसर बिल्कुल सही बैठ रहे हों, तो फिर उस प्रश्न को डिलीट ही किया जाता है। तो यहाँ इस प्रश्न का जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा 3 नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 16वां हमारा प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसके प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों? प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, राज्यसभा के या लोकसभा के? तो मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75(3) की अपने बात करें तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 17वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव जो है भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है दोस्तों? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या फिर विश्वास प्रस्ताव? यहाँ ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा प्रस्ताव है जो मंत्रिपरिषद रख सकती है? मंत्रिपरिषद बोले तो कौन सी बात आएगी? सरकार की बात आती है दोस्तों। तो यहाँ कौन सा होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा विश्वास प्रस्ताव। ये तो विपक्ष लेकर के आता है ना बाकी सारी चीजें, यहाँ पर कौन सा होगा? विश्वास प्रस्ताव ही ऐसा होता है जो समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार के द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार के जो भी प्रस्ताव होंगे वो लोकसभा में ही स्वीकृत या फिर अस्वीकृत किए जाते हैं। सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद में तभी लेकर के आती है जब उसे लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना होता है दोस्तों। तो इसे जो भी हमारा देखिए विश्वास प्रस्ताव है उसे प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद या उनमें से कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा किसी सदस्य के द्वारा लाया जाता है। ये अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर के आता है? ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? विश्वास प्रस्ताव होगा जो सरकार के द्वारा लाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 18वां हमारा प्रश्न है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा? लोकसभा के, राज्यसभा के, दोनों सदनों के अलग अलग या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में? दोस्तों ये पिछले प्रश्न से ही संबंधित था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ही मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है 19वां, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में के कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? कितने सदस्यों की संख्या आवश्यक होती है दोस्तों? 30, 40, 50, 60? फैक्चुअल है बिल्कुल। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा 50, यानी कि आंसर नंबर 3। 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है दोस्तों। 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। बात करते हैं आज के 20वें प्रश्न की, और जो हमारा अंतिम प्रश्न भी है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। इनमें से सही कौन सा है? केवल 1 है, केवल 2 है, 1 व 2 दोनों है, न तो 1 सही है और न ही 2 सही है।
क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, यानी एक भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। दोस्तों अब बात करते हैं अपने आर्टिकल 75(3) के विषय में। ये कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। हमने क्या कहा? मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, इसलिए अपने लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लेकर के आते हैं? लोकसभा में ही लेकर के आते हैं। दोस्तों एक और बात कि भारत के संविधान में किसी प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों, तो फिर ये कहाँ से आ गया? इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। हमें बात करनी होगी आर्टिकल 118(1). 1181 क्या कहता है? 118(1) कहता है कि संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के लिए नियम बना सकेगा। ये कहता है कि जो भी सदन है वो अपने कार्य संचालन के लिए नियम बना सकता है। तो लोकसभा ने जो नियम बनाए उसमें नियम नंबर है 198, यानी 198 नंबर जो नियम है उसमें मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया गया है। दोस्तों इसमें ये नियम बनाया गया है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव का जो उल्लेख है वो संविधान में न होकर लोकसभा के नियमों में है। कहाँ पर है? लोकसभा के नियमों में है, और नियम नंबर कौन सा है? 198 के अंदर ये प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं अपने एक पिछले प्रश्न की। पिछले पेपर का जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमारे पास में ऑप्शन थे और इनमें से हमने ये आंसर किया था उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। ये पिछले टेस्ट का प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का प्रश्न है। यहाँ देखिएगा एक प्रश्न के 2 आंसर निकल रही हैं, क्योंकि ये भी हमारा उतना ही गलत है, क्योंकि 65 नंबर जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से यहाँ देखिए लिखा हुआ था, या तो ये कोई टाइपिंग में हो गया या फिर शायद इसी प्रकार से प्रश्न में भी होगा, लेकिन यहाँ हमें ध्यान ये देना होगा कि ये तो गलत है ही है, क्योंकि 61 में क्या है? 61 के अंदर जो दिया हुआ है वो महाभियोग से अपने मानते हैं, महाभियोग से जुड़ा हुआ है, तो ये तो गलत है ही है, लेकिन इसके साथ साथ में ये भी गलत है दोस्तों। तो ऐसा प्रश्न आ जाए तो अपने क्या करेंगे? ये डिपेंड करेगा उस समय क्या होगा, जो आरपीएससी यूपीएससी है, जो भी संस्था है वो क्या मानती है, और कितना भी माने बाद में ऐसे प्रश्नों को डिलीट ही करना पड़ता है दोस्तों। तो आर्टिकल 65 क्या कहता है? यहाँ पर देखिएगा, राष्ट्रपति के आकस्मिक रिक्ति के समय, यानी राष्ट्रपति जब पद पर नहीं है, किसी कारण से वो पद खाली है, तो उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और उसके कृत्य क्या होंगे उनकी बात यहाँ पर की गई है। यहाँ वो कितने समय तक रह सकता है, ये सारी बात यहाँ पर की गई है। तो आर्टिकल 65 जो है वो इससे संबंधित है, तो कहीं ना कहीं इसको भी अपने बिल्कुल सही नहीं ठहरा सकते हैं, ये भी गलत ही रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। अगर आपको भी किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो निसंकोच आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कभी कभी टाइपिंग में या किसी प्रकार से इस प्रकार की त्रुटि हो जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए थे। कल के टेस्ट में भी अपने इसी के दूसरे भाग के विषय में ही बात करेंगे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली क्लासेस से आप निरंतर रूप से जुड़े रहें। अगर आप हमारे साथ में ही जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो बेल आइकन भी दबा देना, ताकि क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों। शाम को अपना हिंदी का टेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, वहाँ पर अपने हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के विषय में बात करते हैं दोस्तों। वो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। अलावा एक और बात मैं आपको बता दूँ कि रीड का हिंदी का भी जो है काफ़ी सिलेबस अपना हो चुका है। टीचिंग मेथड, ये सारे टेस्ट आपके होने वाले हैं, किसी प्रकार की चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पहले हमने उस चीज़ को शुरू किया है जो किसी भी भाषा का मूलाधार होता है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी आपके लिए उपयोगी रहेगा, तो उसे देखिएगा, उसका आनंद उठाइएगा। मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ नए प्रश्नों के साथ में और कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।